नहीं सर। चलो ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या कहता है? बहुत सिंपल टॉपिक है। उसके लिए सबसे पहले एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आपको क्या होता था, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो होता था C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब इसमें जो V है, जनरली हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब वो मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग रहेगा। ओके, और कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो सेम रहेगा। ये हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा कोई भी मीडियम के मटेरियल पे। बट इसमें एक और आती है, अगर तुम इस चीज को देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ C/λ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एफ। हाँ ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस। ओके, स्पीड को मैं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ पे लिख सकता हूँ। तो वेवलेंथ पे भी इसका डिपेंडेंसी आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बोल सकता हूँ ऐसा, राइट? तो हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का साथ ही साथ डिपेंड करेगा कलर रे। ओके, वेवलेंथ डिपेंड करता है कलर पे। तो मैं लिख सकता हूँ कलर ऑफ इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आ रही है उसके कलर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अगर मैं वायोलेट की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट है, मैं बोल सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ ऑफ वायोलेट पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होगी किस पे? वेवलेंथ ऑफ रेड पे। हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? ये स्क्रीन क्लियर दिख रही है? ओके, चलो। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम लोगों ने देखा कि इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, कलर पे भी और मटेरियल पे भी। कलर पे वेवलेंथ पे जो है यूनिटी। अच्छा शौनक क्या पूछ रहे हो? शौनक व्हाट्सएप मतलब चैट पे मत लिखो, जो भी लिखना है डायरेक्ट पूछ लो। ओके, सर वो यूनिटी का मतलब वन होता है बेटा। कहीं पे भी यूनिट लिखा होता है मतलब वन चीज, कोई भी एक। यूनिटी लिखा है मतलब वन। सर यूनिट नहीं, Okay. यूनिटी। मतलब कहाँ पे तुमने पढ़ा, किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो वो बताओ। सर क्वेश्चन पेपर में आया था ना। क्या आया था? क्वेश्चन रीड करो। सर 2 मिनट सर। हाँ, अच्छा बेटा, क्वेश्चन पेपर का भी मैंने डिस्कशन करके तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे मैंने सेंड किया हुआ है। ओके, तो जिसको क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी डाउट है वो वाला वीडियो देख सकता है। ओके। चलो, तो इतना देख लेते हैं, उसके बाद शौनक जब क्वेश्चन पूछे तब पॉज कर लेंगे वापस। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायोलेट का वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, रेड का भी उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब हम सबको पता है कि भाई रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट। तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ? यस सर। हेलो, यस बेटा, आवाज आ रहा है? सर कम आ रहा है थोड़ा। ओके, अब आ रही है आवाज? हाँ। ओके, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। वेवलेंथ की बात करें तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वायोलेट की वेवलेंथ कम है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायोलेट। यहाँ तक बेसिक चीज समझ में आ रही है? आयुषी, अन्वेषा, काव्या, हाँ सर। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड की ज्यादा कम है, वायोलेट की ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैं बोल सकता हूँ वो बेंडिंग से डायरेक्टली रिलेशन में है। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका बेंडिंग ज्यादा होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसका बेंडिंग से डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा बोल सकता हूँ। यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। आ रहा है समझ में? चलो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई अगर मान लो एक प्रिज्म की हम बात करें,
एक प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे आ रही है, लेट्स से व्हाइट लाइट रे आ रही है, तो जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें से किसका स्कैटरिंग ज्यादा करेगी, सॉरी स्कैटरिंग नहीं, किसका बेंडिंग ज्यादा करेगी, वायलेट किसका बेंडिंग ज्यादा होगा, वायलेट वायोलेट वायलेट का बेंडिंग ज्यादा होगा। ओके, तो अब ये जो लाइट रे होगी वायोलेट का बेंडिंग ज्यादा होने वाला है, सो वायोलेट लाइट रे नीचे आ जाएगी और जो रेड का बेंडिंग होगा वो कम होगा, तो रेड जो है वो ऊपर आ जाएगी। मतलब इस बेसिकली इस प्रिज्म ने क्या किया, प्रिज्म ने जो बेंडिंग किया उसकी वजह से लाइट जो है वो ऐसे 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाई, ये सब पता चल गया ये तो। प्रिज्म में से लाइट रे जा रही है, उसका 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हो जाता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन समझ में आया किसे कहते हैं, डिस्पर्जन समझ में आया किसे कहते हैं, व्हाइट लाइट आ रही है उसका 7 कलर्स में डिवीजन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, उस स्प्लिटिंग को कहते हैं डिस्पर्जन। क्यों स्प्लिट हो रही है, सिंपल चीज, रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे जो बेंडिंग हो रहा है मतलब बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से, सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग हो रहा है, सबका बेंडिंग अलग अलग हो रहा है, उसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिलती है। दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में बहुत ही डिफरेंस है, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। कभी ऐसा मत समझ लेना कि डिस्पर्जन और स्कैटरिंग सेम है। स्कैटरिंग में क्या होता था, माइन्यूट पार्टिकल टकरा रहा था, डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो रही है बिकॉज ऑफ एनी प्रिज्म। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। सबको आ गया? सर डिस्पर्जन समझ में आया? हाँ बोलो बेटा। सर वो क्वेश्चन था, कैन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन यूनिटी? यूनिटी मतलब 1 बेटा। ओके, लेस देन यूनिटी मतलब लेस देन 1। ओके सर। चलो ओके, अच्छा एक और बात बेटा, तुम लोगों का एनटीएससी का आ गया है डेट फाइनल। ओके, 14th of February है, मतलब वी हैव 1 मंथ। तो इस 1 मंथ के अंदर तुम्हारे बेटा टेस्ट मतलब क्लासेस रहेंगे एनटीएससी के एसएस के लिए, मेनली रिवीजन, और साथ ही साथ 10th का मतलब जो एनटीएससी का जो मॉक टेस्ट रहेगा वो भी रहेगा। एवरी संडे मॉक टेस्ट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे। वो बोर्ड्स का एनटीएससी के 5 मॉक टेस्ट रहेंगे। बोर्ड्स का डीएससी नहीं का बेटा, एनटीएससी। ओके ओके हाँ ओके, अभी बेटा एक तुम लोगों ने 10C2 का मैसेज, 10C2 वालों ने मैसेज देखा होगा कल, हाँ सर, मतलब कल कि पीटीएम है। कल मीटिंग है। राइट, वेडनेसडे को पीटीएम है, कंपलसरी बेटा सबको आना है, पेरेंट्स के साथ कंपलसरी आना है। ओके, सर कल पीटीएम नहीं से आ ज्यादा पाएगा। यहाँ पे एक और चीज का डिस्कशन होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? क्या सर डिस्कशन हो? बिजी है। क्या हो रहा है? सर अच्छा, पेरेंट्स पेरेंट्स बिजी है। बिजी है। ओके, जो लोग ऐसा है जो नहीं आ पा रहे वो मुझे और दीप्ति मैम को इन्फॉर्म कर देना। संडे को भी जो बाकी सबकी बैच के साथ होगा तो उस टाइम पे तुम्हें बुला लिया जाएगा। क्या डिस्कशन होने ओके, वाला है पर? चलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा, जो तुम्हारा 10th का फाइनल डेट आ गई है तुम सबको पता होगा। ओके, तो इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है। एक तो एनटीएससी मैंने बता दिया, उसके बाद बोर्ड के जो पार्ट टेस्ट होंगे उसकी बात चलेगी, उसके साथ साथ उसका जो फुल मॉक टेस्ट होंगे बोर्ड के, ओके, वो सब डिस्कशन करेंगे। और भी एक और चीज है जो बाद में उस दिन ही पता चलेगी। सर 10C1 ओके, 10C1 का संडे है, 10C3 का मतलब 10C2 का वेडनेसडे है, बाकी सब लोगों का संडे रखा है। ओके, 10C2 अगर नहीं पता है तो कल 7 o'clock से टाइमिंग दिया हुआ है, 7 to 8। ओके, बट ये टाइमिंग में एटलीस्ट मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ 7:50 तक से 8:15 अच्छी तरह से चले, क्योंकि शायद तुम्हारा क्लास भी 6:50 तक क्लास है, राइट? कल कुछ क्लास है क्या? टाइम टेबल देख लो एक बार। ग्रामर का क्लास है हमारा। हाँ, ग्रामर हाँ सर, जो डाउट लोग मतलब क्लास है। देते हैं तो 7:50 तक एटलीस्ट आ जाना, 7:15 तक एटलीस्ट आ जाना। ओके, मीटिंग 7:15 को स्टार्ट हो जाएगी। कंपलसरी बेटा सबको आना है। ओके, तो मोर देन अ पीटीएम इट इज अ जनरल डिस्कशन।
पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का किस तरह का रिएक्शन है वो हमें जानना है, इसलिए ये पीटीएम का मेन मोटो है। तो कंपलसरी सबको आना है, संडे को भी रहेगी, उसमें भी सबको आना है, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। ओके चलो, हाँ सो हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट, समझ में आ गया? डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। इससे एक और फिनोमिना है जिसका नाम है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, ओके, रेनबो जो फॉर्म होता है वो बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन होता है। हमें 7 कलर के जो बैंड दिखते हैं, ओके, रेनबो फॉर्म होता है इसकी की वजह से होता है। दूसरी एक चीज बेटा जो मैंने हमने डिस्कस किया था कि भाई लाइट रे आ रही है, 7 कलर में डिवाइड हो रही है, ये जो पैटर्न बनती है यहाँ पे जो पूरा बैंड्स ऑफ लाइट दिखता है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ 7 कलर, ओके, व्हेन अ व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ये बैंड में सबसे ऊपर कौन सा आएगा? सबसे ऊपर कौन सा कलर रहेगा? Violet. अरे यार हमजा, पढ़ने में Red, ध्यान red, दिया कर red, भाई। red, red. ओके, सबसे ऊपर वो रहेगा जिसका बैंडिंग कम होने वाला है। बैंडिंग किसका कम होगा? बैंडिंग बेटा रेड का कम होगा। तो सबसे ऊपर जो होगा दैट इज योर रेड, सबसे नीचे होगा दैट इज वायलेट। ओके, और बेटा इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ऐसा बताया था कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी हुई है। यही एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें पता चला कि व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी है। तो एग्जाम में तुम्हें ऐसा भी पूछ सकते हैं, ओके, कि ऐसा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ जिससे पता चला कि व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी है। तो बेसिकली वो तुम्हें पूछना चाहती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आया समझ में? ओके, सिमिलरली इसके ऊपर एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर मैंने एक इसको ऐसा रख दिया प्रिज्म को, दूसरे प्रिज्म को ऐसा रख दिया, तो अब क्या होगा? तो बेसिकली जो व्हाइट लाइट आ रही है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। कौन से? रेड आएगा और वायोलेट आएगा। उसके बाद क्या होगा? वापस उसका बैंडिंग होगा, वापस व्हाइट लाइट बैंडिंग होने के बाद, यस, बैंडिंग होने के बाद वापस एक ही व्हाइट लाइट रे बाहर निकलेगी। इस पहले वाले प्रिज्म ने लाइट रे को डिवाइड किया, दूसरे वाले प्रिज्म ने उल्टा रखा था, इसलिए व्हाइट रे को वापस साथ में रख दिया और व्हाइट लाइट ही बाहर निकली। एक तरह से ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है। आ गया समझ में? एक तरह से ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, डिस्पर्जन बेटा हर जगह पे होता है। ओके, डिस्पर्जन हर जगह पे होता है, बट जो ट्रायंगुलर शेप है वो एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पे ये जो बेंडिंग हो रही है वो ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ट्रायंगुलर शेप है, इसका शेप की वजह से, इस शेप की वजह से ये जो डिविएशन देखने को मिलता है, जो एक बैंड देखने को मिलता है, वो इस शेप की वजह से मिल रहा है। अगर मैं रेक्टेंगुलर स्लैब ले लूं, ऐसा कोई स्लैब ले लूं, तो इसके अंदर भी डिस्पर्जन होने वाला है, बट बहुत कम अमाउंट में होता है और हमें वो उसकी स्टडी हम अच्छी तरह से इसमें नहीं कर सकते जितना ट्रायंगुलर प्रिज्म में करते हैं। इसलिए हमेशा प्रिज्म का एग्जांपल लिया जाता है जब भी डिस्पर्जन की बात होती है। आया समझ में? ओके, एक सिंपल ग्लास से भी डिस्पर्जन होता है, बट उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए जनरली हम प्रिज्म का यूज करते हैं। तुम बेटा ऐसा मत समझना कि मैं अगर इधर प्रिज्म रख दूं, मान लो मेरे हाथ में प्रिज्म है, मेरे लाइट मतलब घर से व्हाइट लाइट भी आ रही है, तो क्या बोर्ड पे मेरे को 7 कलर दिखाई देने को मिलेंगे? क्या मेरे हाथ में प्रिज्म है, बोर्ड पे 7 कलर दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। ओके, जो डिस्पर्जन हो रहा है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है, उसको देखने के लिए भी तुम्हें माइक्रोस्कोप लगता है। ओके, तो वो छोटे से लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैं प्रिज्म लेके आऊं तो पीछे का मस्त कलर देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो प्रिज्म भी डिस्पर्जन करता है, बहुत कम अमाउंट में करता है। तो ग्लास स्लैब जो करेगा वो तो और अमाउंट कम हो जाएगी उसकी। ओके, तो उसके हम लोग जनरली डिस्कशन नहीं करते, और जब भी डिस्पर्जन का डिस्कशन करते तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की ही बात करते हैं। आ गया समझ में इतना? ओके, रेनबो फॉर्मेशन उसका एग्जांपल है। क्या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रेनबो सर तो फॉर्मेशन अगर सन से भी लाइट आएगी तो सर अगर सन से लाइट आएगी तो भी माइन्यूट होगा। हाँ यस बेटा, सन से जब लाइट रे आ रही है तो अगर मैं सिंगल लाइट की बात करूं तो माइन्यूट हो रहा है, बट एक्चुअल में जो सन से लाइट रे आ रही है
वो इनफाइनाइट ड्रॉपलेट्स में से होके आ रही है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट प्रिज्म रखे हुए हैं हमारे पास। तो सन से जो लाइट रे आ रही है, इनफाइनाइट प्रिज्म रखा हुआ है, इनफाइनाइट अमाउंट में लाइट आ रही है, तो उन छोटे छोटे जो डिस्पर्जन छोटा छोटा हो रहा है उससे मिलके एक बड़ा सा रेनबो देखने को मिल सकता है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, तो रेनबो फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है, बट एट अ लार्ज इंस्टेंट। अगर लार्ज चीज की बात करें तब हमें रेनबो दिखता है। कुछ थोड़ी बहुत बारिश होगी तो हमें रेनबो नहीं देखने को मिलेगा। आ गया समझ में? चलो रेनबो फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। रेनबो फॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले एक और टॉपिक है, दैट इज नोन एज TOI, टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझते हैं, ध्यान से देखना। जब भी कोई लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, मान लो नीचे वाला मीडियम डेंस है, ऊपर वाला मीडियम रेयर है, जब कोई लाइट रे डेंस टू रेयर जाती है, क्या होता है इसके साथ? कहाँ बैंड होती है? डेंस टू रेयर जा रही है, कहाँ बैंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। जल्दी बोलो बेटा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब लाइट रे डेंस टू रेयर जा रही है, डेंस टू रेयर जा रही है, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इससे भी दूर चली जाएगी, राइट? अब बेटा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं जितना बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना ये नीचे की तरफ बैंड होती जाएगी। हाँ अगर मान लो मैंने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रख दिया, तो हो सकता है कि ये बैंड होके इससे पैरेलल चली जाए। आ रहा है समझ में? रिफ्रैक्टेड रे इससे बैंड होके सरफेस से पैरेलल चली जाए। आ रहा है समझ में ये? सर। यस सर। पक्का सबको आया समझ में ये? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब लाइट रे डेंस टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे क्या हो जाए, पूरा का पूरा बैंड होके सरफेस से पैरेलल चली जाए। यस सर। हाँ या ना? ओके, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसमें लाइट रे ऐसी पैरेलल चली जाती है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज Critical IC। angle। IC मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। जब भी बेटा क्रिटिकल एंगल हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा? क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। 90 डिग्री। 90। ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ 90 रिफ्रैक्शन होता है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल 90। तो जब बेटा क्रिटिकल 90 एंगल होता है तो आर की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। कोई डाउट? ओके, और अगर कोई क्रिटिकल एंगल अगर तुम्हें फाइंड करने को बोले कि भाई क्रिटिकल एंगल फाइंड करो, जनरली नहीं आएगा पर शायद कभी ओलंपियाड में आ जाए, तो इसको मैं बोल देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। कोई डाउट? एनडी और एनआर में कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अब मैं इधर स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है एनडी इंटू साइन, मतलब इस मीडियम का इंटू इस साइन का ये एंगल विल बी इक्वल टू एनआर इंटू साइन आर। आ रहा है समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस इंटू साइन ऑफ आईसी विल बी इक्वल टू एनआर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ दिस। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना? 1 होता है। तो One. एनडी साइन आईसी इज इक्वल्स टू एनआर। एनडी को उस तरफ ले जाओ तो साइन आईसी आ जाएगा एनआर अपॉन एनडी। एनआर अपॉन एनडी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। तो साइन आईसी की वैल्यू आ गई है रिफ्रैक्टिव 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। समझ में आ रहा है सबको? कुछ समझ में आ रहा है? मिलिंद, मैत्री, जिलमित, फरजान? हाँ सर। यस ओके, सर। तो ये आईसी जो है क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसका फॉर्मूला हालांकि बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है पर अभी देख लिया हमने, फ्लो में आगे बढ़ गए। चलो तो साइन आईसी का फॉर्मूला आया 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। अब हम लोगों को जो काम का है वो ये है कि जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे जब इंसिडेंट होती है, मान लो ऐसी कोई लाइट रे आके इंसिडेंट हो रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज्यादा है। आ रहा है समझ में? तो अब क्या होगा?
अब ये लाइट रे बाहर ही नहीं जाएगी और उसी मीडियम पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी लाइट रे इससे बाहर नहीं जा पाएगी। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर डायमंड में ये होता है, इसी वजह से तो उसमें लाइट वो शाइन मतलब डायमंड जो होता है, यस यस यस, राइट राइट, मैं बताता हूँ वो सब इफेक्ट बताता हूँ। पहले ये समझना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, ओके, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो क्रिटिकल से भी ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, लाइट रे पूरी बेंड होके उसी मीडियम में रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। ओके, तो ये जो फिनोमिना होता है दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब से कब होगा? जब लाइट रे डेंस टू रेड जाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, दैट इज नोन एज TIR। इसका यूज सबसे पहले तो भाई इसका इफेक्ट देखने को मिलता है डायमंड में। डायमंड इतना स्पार्कल इसलिए करता है बिकॉज सबसे पहले तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो ज्यादा होती है, ये बहुत ही डेंस मीडियम है, डायमंड इज अ वेरी डेंस मीडियम। डेंस मीडियम में तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, आया ना? यस सर। डेंस है तो उससे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा तो क्या होगा, जो लाइट रे एक बार अंदर चली गई डायमंड के वो अंदर फिर बहुत रिफ्लेक्ट बार रिफ्लेक्ट होती रहेगी और फाइनली कभी बाहर निकलेगी। तो जब वो बाहर निकल रही है तो तुम्हें लगेगा कि ये स्पार्कल हुआ। समझ में आ रहा है? ये लाइट रे मान लो ऐसी आई यहाँ से, फिर ये बहुत बार अंदर अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी और फिर फाइनली जब बाहर निकलेगी तो तुम्हें वो स्पार्कलिंग इफेक्ट देखने को मिलती है। आया समझ में? ये समझ में आ रहा है बेटा? उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट TIR का और कहाँ पे यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर, सुना है? आजकल बहुत यूज है, जियो इसका यूज कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, जियो फाइबर नाम सुना होगा तुमने। ओके, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग बहुत ही डेंस मीडियम का यूज करते हैं। ओके, और जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो कुछ इसी तरह से जाती है कि उसी मीडियम के अंदर टकराते टकराते आगे बढ़ती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल, शायद अगर तुमने ऐसा कोई लैंप देखा हो, बहुत पहले ये बहुत फैशन में था, अब तो नहीं है हल्के, ऐसे बहुत सारे ऐसे झाड़ू जैसा निकलता था इसमें से व्हाइट कलर का, और वो उसका जो फाइनल पॉइंट था, टिप था, वो ग्लो करता है। ऐसा तुमने डेकोरेशन के अंदर कहीं पे देखा होगा, देखा है जिंदगी में कभी ऐसा कुछ? हाँ सर। देखा होगा, ये प्लास्टिक का होता था, एकदम छोटे से हेयर जितना पतला सा होता था ये, और बाहर का जो एंडिंग है वो सब में क्या होता था, एक ग्लो इफेक्ट देता था। तो इसमें बेटा ये होता है कि यहाँ पे लाइट होती है और ये जो है वो एकदम डेंस मटेरियल से बना होता है। लाइट रे इसमें से जब इसमें जाती है तो अंदर अंदर बैंड होते 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 यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ से फिर बाहर निकलती है, तो तुम्हें ये वाला पॉइंट ग्लो दिखता है, बाकी सब पूरा प्लास्टिक दिखता है। आया समझ में? तो ये सारी TIR की इफेक्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर वो क्रिटिकल एंगल, हाँ सर वो फाइंड करने का एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, फाइंड करने का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो भाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, एक्चुअल में नहीं होता पर मान लेते हैं कि 2 है, तो क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लो, कर सकते हो। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो साइन IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन IC विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम। डेंस मीडियम कौन है, डायमंड है, तो 1/2, तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30। ओके, मतलब क्या होगा कि जब 30 डिग्री से ज्यादा में कोई लाइट रे जाएगी तो वो उसी मीडियम में रहेगी, 30 से कम में जाएगी तो वो बाहर चली जाएगी। आया समझ में शौनक? हाँ सर। ओके, ये जनरल बेटा ये थियरी ही तुम्हें काम लगेगी। ओके, न्यूमेरिकल्स पे नहीं आएंगे बोर्ड में। चलो, सो ये इसका हम ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज इसका छोटा सा टॉपिक आता है अपना इसमें रेनबो फॉर्मेशन में, छोटा सा इसका टॉपिक आता है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्म क्यों होता है? सो लेट्स से दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। ओके, एक छोटे से वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ लाइट रे आ रही है। लाइट रे जब यहां से यहाँ जाएगी तो क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज यहाँ पे पहला हुआ रिफ्रैक्शन, लाइट रे बैंड हुई, पहला चीज ये हुआ। बैंड होने के साथ साथ वो 7 कलर में स्प्लिट हुआ, मतलब क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। 2 फिनोमिना इधर हो गए।
आ रहा है समझ में? ओके हाँ सर। अब इसके बाद अगर लाइट, अच्छा ये रेड होगा और ये वायोलेट होगा। ओके अब इधर बेटा अगर मान लो यहाँ पे हो गया TIR, ये कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन होने की। रेनबो फॉर्मेशन होने की कंडीशन क्या है कि भाई जो वाटर ड्रॉपलेट की दूसरी सरफेस है वहां पे क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी लाइट रे बैंड होके वापस बाहर आएगी। आया समझ में? यस सर। सो अगर इधर TIR हुआ तो लाइट रे जाके कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मेरी आईज है मान लो, तो मुझे ऊपर से रेड कलर आता हुआ दिखेगा, ये रेड है, नीचे का वायोलेट है। तो अब ये जो लाइट रे आ रही है कहाँ से आ रही है, ये लाइट रे कहाँ से आई, ये लाइट रे मेरे आईज में कहाँ से आई, किस में से आई, सन से आई। सन से। ओके अब एक बात बताओ, सन तो इधर है, इधर वो क्या हो गई 7 कलर में स्प्लिट होके मेरे आईज में आई, तो मुझे वो 7 कलर्स कहीं दूर पीछे देखने को मिलेंगे जिसको हम रेनबो बोलते हैं। आया समझ में? समझ में आया? वो हाँ, एक्चुअल में सर। सन की ही इमेज है, सन की ही इमेज है, बट क्या हो रहा है 7 कलर में डिवाइड होके आ रही है, राइट? तो मुझे देखने को मिलेगा सबसे ऊपर कलर देखने को मिलेगा रेड, सबसे नीचे कलर देखने को मिलेगा वायलेट। दिस इज अ रेनबो फॉर्मेशन। क्या क्या फिनोमिना हो रहा है? तो पहला फिनोमिना हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरा हुआ डिस्पर्जन। ये हमेशा होता है। मेन इंपॉर्टेंट किसका है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मेन फिनोमिना हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये लाइट रे वापस मेरे आईज तक पहुंच जाती और मुझे सन दिखता, मुझे और कुछ नहीं दिखता। मुझे क्या दिखता? सन देखने को मिलता और कुछ नहीं दिखता। तो TIR होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बेटा लाइट जब भी रेनबो होता है तो हमेशा तुमने देखा होगा या तो अर्ली मॉर्निंग में होता है या तो फिर इवनिंग में होता है। तो उसका रीजन क्या है कि अर्ली मॉर्निंग में लाइट रे स्लैंट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। ओके इवनिंग में भी सेम लाइट रे स्लैंट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा है। दोपहर में कभी भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा और दोपहर में रेनबो नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ओके कोई डाउट रेनबो फॉर्मेशन? सर कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दो दो रेनबो दिखाई देते हैं। हाँ सर वो कैसे यस उसको हम बेटा यस वो मैं बता रहा हूँ। सो ये जो है दिस इज नोन एज प्राइमरी रेनबो। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में ऊपर रेड दिखता है, नीचे वायलेट दिखता है। अब एक दूसरे टाइप का रेनबो होता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो। ओके वो क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं, जल्दी से देख लो। सेकेंडरी रेनबो किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट में लाइट रे आ रही है, यहां से लाइट रे आई, डिवाइड हुई ये रेड में ऊपर और नीचे वायलेट। ओके इसका बेटा यहाँ पे TIR हुआ और TIR हुआ तो लाइट रे ऐसी गई मान लो। ओके तो यहाँ पे अगर दूसरी बार TIR हो रहा है, मतलब एक ही ड्रॉपलेट में अगर ये दूसरी बार TIR होके लाइट रे बाहर निकल रही है, तो देखो ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला वायोलेट है, वायोलेट का भी यहाँ पे TIR होगा और वायोलेट भी वापस बाहर आएगी। तो मुझे अब ऊपर वायोलेट दिखेगी, नीचे रेड दिखेगी जब मेरी आईज में जाएगी। आ रहा है समझ में? लाइट रे आई, रेड ऐसा गया, वायोलेट ऐसा गया। यहाँ पे एक बार TIR हुआ, लाइट रे ऐसी गई, वायोलेट ऐसा गया। यहाँ पे वापस TIR हुआ, वायोलेट ऊपर आ गया, रेड नीचे आ गया। तो जब एक ही ड्रॉपलेट में दो बार TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार हो जाता है, देन इट विल फॉर्म अ सेकेंडरी रेनबो। ये क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी रेनबो फॉर्म करता है। और जो सेकेंडरी रेनबो है उसके अंदर एक देखो एक चीज उल्टी हो गई। सेकेंडरी रेनबो अगर ऐसा बन रहा है तो एक चीज उल्टी क्या हो गई, ऊपर वाली कलर मुझे वायोलेट देखने को मिलेगा, नीचे वाला कलर रेड देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर वायोलेट आ रहा है, नीचे से मेरे रेड आ रहा है। सर तो इसमें तो वेवलेंथ secondary जो होगी rainbow बनेगा। क्या ऊपर से बेटा? नीचे इंक्रीजिंग होगी। नहीं बेटा इसमें हाँ V आएगा फिर I आएगा, ऐसा ही होगा। इंक्रीजिंग वेवलेंथ बोल सकते हैं। ओके सर समझ में? सेकेंडरी रेनबो। हाँ बोलो। सर वहां पे तो और भी ड्रॉपलेट्स होंगे तो उसमें मिलके सर वो फिल्ट्रेशन क्यों नहीं करते?
क्या बोल रहे हो बेटा? सर वहां पे तो और भी ड्रॉपलेट्स होंगे, तो उसमें लाइट फिर डिस्पर्सन होके व्हाइट लाइट क्यों नहीं अरे है? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। जो लाइट रे स्प्रेड होके आ रही है, ओके, ये इस रेनबो में ऐसा हो रहा है, इस ड्रॉपलेट के लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा इनफाइनाइट लाइट रे आ रही है और इनफाइनाइट ड्रॉपलेट भी है, तो वो जो डिस्पर्जन तो बोलो कि वापस होके व्हाइट क्यों नहीं बन जाती? तो हाँ, हो सकता है कि वापस होके व्हाइट बन जा रही हो, जिसी की वजह से मुझे रेनबो जो है उसकी ब्राइटनेस में डिफरेंस देखने को मिलता है, कहाँ पे ज्यादा ब्राइट होता है, कहाँ पे ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है। आया समझ में? हाँ सर। ओके, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सेकेंडरी रेनबो बेटा और भी ज्यादा रेयर हो जाता है, 2 बार टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होना और ज्यादा रेयर हो जाता है, तो ये रेयर होता है। प्राइमरी रेनबो जनरली बन जाता है, पर सेकेंडरी रेनबो बनना थोड़ा सा रेयर हो जाता है। आया समझ में ये? हाँ सर। कोई डाउट? सर कभी कभी इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में सर पूरा स्काई ऑरेंज दिखता है, ऐसा क्यों? वो तो बेटा हमने डिस्कस किया था ना, रेडिश कलर का जो सन दिखता था वो डिस्कस किया था तब तुम थे। सनराइज और सनसेट के टाइम पे डिस्पर्जन सबसे ज्यादा, सॉरी, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। सनराइज सनसेट में स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, बताया था। हाँ सर। ओके, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अपना सन है वो रेडिश देखने को मिलता है सनराइज और सर मैं सनसेट में, सन की रेडिश बात नहीं, देखने को सर मिलता है। स्काई सर। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। तो अब मैंने उसमें क्या क्या बताया था मैंने, अगर तुम्हें याद है तो मैंने बताया था कि भाई लाइट रे जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो भाई स्कैटरिंग भी ज्यादा होता है। किसका स्कैटरिंग ज्यादा बताया था मैंने? सभी लाइट रे का, बट उसमें से VIBG जो था वो मैक्सिमम अमाउंट में स्कैटर हो जाता था। क्या मैंने ऐसा बताया था कि रेड बिल्कुल स्कैटर नहीं होगा? क्या मैंने ऐसा बोला था? नहीं सर। रेड भी तो स्कैटर होगा, हाँ राइट? तो जो रेड जो है वो भी स्कैटर होके तुम्हारे आइस पर पहुंच रहा है। तो जब रेड स्कैटर हो रहा है तो जो सन के आसपास का जो एरिया होता है, सन के आसपास का जो स्काई होता है, सन की तरफ का जो स्काई होता है, उसमें तुम्हें सन के अलावा भी रेड कलर देखने को मिलता है स्काई में। ओके, और एग्जैक्ट उसके अपोजिट साइड मान लो जैसे कि सनराइज सनसेट हो रहा है, सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है, तो वेस्टर्न स्काई जो होगा वो तुम्हें रेडिश देखने को मिल सकता है जब ज्यादा अमाउंट में स्कैटरिंग हो रहा है। जो ईस्ट तरफ का स्काई होगा वो पूरा डार्क हो गया होगा। आया समझ में? हाँ सर। ओके, तो सेम ही फिनोमिना है, पर स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है इसलिए स्काई भी तुम्हें रेडिश देखने को मिल सकता है। सन के अराउंड का जो एरिया है वो भी रेडिश दिखता है। ओके, हाँ चलो सर। टाइमिंग हो गया है, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। बाय बाय।